गजा पर इजरायली बमबारी का दौर लगातार जारी है। इजरायली बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आईडीएफ ने देर अल-बला, मकबूजा, मगरिबी किनारे और राफा में जबरदस्त बमबारी की, जिसमें लोगों की हलाकत की खबर मौसूल हुई है। बमबारी का असर गजा के अस्पतालों पर भी पड़ा है और अस्पतालों में सेहत का निजाम बुरी तरह तबाह हो चुका है। ये अफरा तफरी का नजारा जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नजारा फिलिस्तीन में मौजूद अस्पतालों का है। गजा में सेहत की देखभाल का निजाम बुरी तरह तबाह हो चुका है। ये हमास के खिलाफ इजराइल की जंग का एक और नुकसान है। गजा में इजरायली हमलों में 61,000 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने के साथ गजा एनक्लेव के भरे हुए और कम सप्लाई वाले अस्पतालों में सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनान और इंसानी हमदर्दी का अमला हर रोज लोगों को अपने सामने मरता देख रहे हैं। बमबारी के जख्मों से लहूलुहान बच्चे अस्पतालों के फर्श पर दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में बुनियादी तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है और न ही हेल्थ केयर वर्कर। डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो सिर्फ नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप लोगों के जख्मों को जरासीम से पाक करने के लिए उन पर नमक डालने का तस्वुर कर सकते हैं? सिर्फ 15 अस्पताल ही काम कर रहे हैं, उनमें भी मुकम्मल सहूलियात नहीं है। इतनी दर्दनाक और दिल दहला देने वाले सूरत-ए-हाल के बावजूद इजरायली जुल्म में किसी किस्म की कमी देखने को नहीं मिल रही। देर अल-बला में वाक़े एक रेफ्यूजी टेंट पर इजरायली बमबारी की जद में आने के बाइस एक घराने के 3 बच्चे हलाक हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के दूसरे टेंट में रह रहे बच्चे भी इस बमबारी की जद में आए। वहीं मकबूजा वेस्ट बैंक में 2 अलग अलग इजरायली फिजाई हमलों में कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए, क्योंकि इजरायली फौजियों ने रमल्ला में एक रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया और तुल केरेम शहर में छापे मारे। इसके अलावा इजरायली फौज ने 3 खानदानों को पनाह दे रहे एक घर पर गोलीबारी की। उस हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए और दीगर घायल हो गए। पाकिस्तान में बने आतंकी ग्रुप पर हमले के बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाज़े के हालात पैदा हो गए हैं। बता दें, ईरान ने बीते मंगल की देर रात पाकिस्तान में बने 2 आतंकी ग्रुप्स पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ दुनिया भर में खलबली मच गई है। ईरान की इस हरकत पर पाकिस्तान ने भी नाराजगी जताई है। 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में जैश अल अदल के ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान शहरियों के साथ 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भी उस पर हमला कर दिया। गौर हो, ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने उसे हवाई इलाके की खिलाफ वर्जी बताते हुए गंभीर नताइज भुगतने की इंतबा दिया है। पाकिस्तान ने कहा था कि उसके पास बदले का हुकूक महफूज है। अब पाकिस्तान ने भी ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हालांकि हमला कब और कहां पर किया गया, इसे लेकर अभी तक कोई इत्तला सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे पाकिस्तान के जरिए ईरान पर अटैक का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि ईरान या पाकिस्तान की ओर से भी इस हमले को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस हमले पर हिंदुस्तान का क्या रुख रहा है। आपको बता दें कि वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये मसला दोनों मुल्कों के बीच का है। हालांकि वजारत खारजा ने ये भी कहा कि भारत के आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वो मुल्कों के जरिए सेल्फ डिफेंस में की जाने वाली कार्रवाइयों को समझता है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि जहां तक भारत की बात है तो हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुल्क में ISIS के नजरिए फैलाकर नौजवानों को कट्टरपंथी बनाने में मुबैना तौर पर शामिल होने के इल्जाम में उत्तर प्रदेश ATS ने बुध की शाम को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक तलबा को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। अफसरान ने दावा किया कि नवंबर 2023 के बाद से इस सिलसिले में ये 8वीं गिरफ्तारी है, जबकि एक मुलजिम ने हाल ही में 8 जनवरी को एक अदालत में खुद सुपुर्दगी की। उत्तर प्रदेश के DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि मुलजिम की पहचान 24 साला फैजान बख्तियार के रूप में हुई है, जो मौजूदा वक्त में AMU के VM हॉल कमरा नंबर 9 में रह रहा है। उन्होंने दावा किया कि बख्तियार का नाम पिछले साल अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक और वजीहुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था, जो सभी एक ही कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़े थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था। DG ने आगे बताया कि मुलजिम AMU से मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहा था।
एटीएस के तर्जुमान के मुताबिक उन्हें खुफिया मालूमात मिली थी कि कुछ लोग आईएसआईएस से वफादारी का हलफ उठाकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं। एटीएस अफसरान ने यह भी दावा किया कि बख्तियार अपने पहले गिरफ्तार साथियों के साथ मिलकर एएमयू में आईएसआईएस मॉड्यूल तैयार कर रहा था और इसमें दूसरे लोगों को जोड़कर मुल्क मुखालिफ साजिश रचकर किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का मंसूबा बना रहा था। गुजरात के अहमदाबाद जिले के वासना गुप्ता नगर इलाके में बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले हिंदू कौम परस्तों के एक ग्रुप ने एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। बता दें कि 24 साला अहमद हुसैन शेख अपने ऑटो में 3 सवारियों को लेकर सफर कर रहे थे। ड्राइवर शेख के बराबर में बैठा एक हिंदू शख्स जो तंबाकू चबा रहा था, उसने बाहर खड़े हिंदू कौम परस्तों के एक ग्रुप पर गलती से तंबाकू थूक दिया, जिसके बाद इस ग्रुप ने ऑटो रुकवाकर ड्राइवर अहमद हुसैन शेख को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ताहम हिंदू मुसाफिर ने एतराफ किया कि तंबाकू ड्राइवर ने नहीं बल्कि उसने थूका था और उसका इरादा किसी पर थूकने का नहीं था। ये वाक़या उस वक्त मुस्लिम मुखालिफ हो गया जब हिंदू कौम परस्तों के ग्रुप ने शेख को बेरहमी से पीटा और हिंदू शख्स को जाने दिया। ऑटो में सवार बाकी 2 खवातीन भी ऑटो में सामान छोड़कर भाग गई। मुबैना तौर पर आरएसएस से जुड़े कुछ और लोग भी शेख पर हमला करने में शामिल हो गए। मजमूई तौर पर वो कम से कम 20 आदमी थे। लोग तमाशबीन बने खड़े रहे, किसी ने शेख को नहीं बचाया। बाद में वहीं से गुजर रहे एक राहगीर ने शेख को बचाया और अस्पताल में एडमिट करवाया। इस हादसे में शेख को जाहिरी और अंदरूनी तौर पर शदीद चोटें आई हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज हिंदू तंजीमों की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में होने वाली रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जिलों के डीएम को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने जिले में ये तय करें कि रैलियों के दौरान नफरत भरी तकरीर न की जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जिलों के डीएम और पुलिस अफसरों से दोनों रैलियों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने का हुक्म दिया है, ताकि ये तय किया जा सके कि रैलियों के दौरान नफरत भरी तकरीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हिंदू तंजीमों की रैली पर रोक लगाते हुए कहा कि जिन पर नफरती तकरीर देने के इल्जाम लगे हैं वो कोर्ट में मौजूद नहीं हैं। ऐसे में वो रैलियों पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन दोनों जिलों के डीएम और एसपी को हिदायत दी जाती है कि वो ये तय करे कि रैली की जगहों पर रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि अगर कुछ होता है तो नफरती तकरीर करने वालों की पहचान की जा सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के यवतमाल में हिंदू जन जागृति समिति तंजीम और छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह की रैलियां होनी हैं। इन रैलियों में हिंदू परस्त लीडर और बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह रैलियों की रहनुमाई कर सकते हैं। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह पर पहले भी नफरत भरी तकरीर करने के इल्जाम लगे हैं। इन रैलियों के खिलाफ शाहीन अब्दुल्ला नाम के एक शख्स ने अर्जी दायर कर इनके प्रोग्राम पर रोक लगाने की मांग की थी। अर्जी देने वाले की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। अर्जी में कहा गया था कि इन रैलियों में नफरत भरी तकरीर की जा सकती है। यवतमाल में 18 जनवरी को रैली होनी है, वहीं रायपुर में 19 से 25 जनवरी को रैली होनी है। गुज़िश्ता रोज ईडी ने दहशतगर्दी सरगर्मियों में शामिल रहने वाले कुछ अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। दहशतगर्दी फंडिंग मामले में ईडी ने 5 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी सरगर्मियों के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग तलाश में ईडी ने बुध के रोज कहा कि उसने कुछ दहशतगर्द हिमायतियों की 5 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की है, जो 10-15 लाख रुपए का कमीशन लेकर पाकिस्तान में कश्मीरी तलबा के लिए MBBS दाखिले के बंदोबस्त करने में शामिल थे। ईडी ने बताया कि इस माल का इस्तेमाल दहशतगर्दी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। ईडी ने आगे ये भी कहा कि उसने मोहम्मद अकबर भट्ट और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घाटी में 7 जायदाद और 2 बैंक खाते जब्त किए हैं। ये प्रॉपर्टियां अकबर भट्ट, फातिमा शाह, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और इकबाल मीर के नाम पर है। बताते चले कि इन मुलजिमों पर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ दहशतगर्दी सरगर्मियों की फंडिंग में एक चार्जशीट भी दायर की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भट्ट, फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट्ट, काजी यासिर, सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अदराबी के खिलाफ गैर कानूनी हरकत प्रिवेंशन एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज श्रीनगर के गवर्नर हाउस में जम्मू कश्मीर हज कमेटी की कॉफी टेबल बुक द स्पिरिचुअल जर्नी हज किताब का इजरा किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर हज कमेटी और पब्लिकेशन टीम को मुबारकबाद दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने कहा कि हज और उम्रा के दौरान मुकद्दस जगहों की जियारत एक जिंदगी भर की ख्वाहिश है
और कॉफी टेबल बुक जियारत के सफर की आसानी में काफी सुधार करेगी और हाजियों को दी जाने वाली खिदमतों के बारे में बहुत जरूरी मालूमात मुहैया कराएगी। उन्होंने इस किताब के लिए जम्मू कश्मीर हज कमेटी को अपनी मुबारकबाद दी, जो हाजियों को जगहों के साथ साथ हिदायत भी देगी ताकि ये तय किया जा सके कि वो अपनी जियारत अच्छे ढंग से कर सकें। इस मौके पर सफीना बेग, जो कि जम्मू कश्मीर हज कमेटी की सदर हैं, वो भी मौजूद रहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सनातन मजहब पर मुतनाज़ बयान देने वाले तमिलनाडु के वजीर उदयनिधि स्टालिन ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर बयान दिया है। उदयनिधि ने कहा कि डीएमके किसी भी अकीदे या मजहब की मुखालफत नहीं करती। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने से सहमत नहीं हैं। उदयनिधि ने कहा कि करुणानिधि ने हमेशा कहा था कि डीएमके किसी भी आस्था या धर्म का विरोधी नहीं है। मंदिर बनना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम मस्जिद तोड़कर वहां मंदिर बनाने से सहमत नहीं हैं। रूहानियत और सियासत को ना मिलाएं। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम चल रहा है और 22 जनवरी को राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस समारोह में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई नेता शामिल होंगे। उदयनिधि स्टालिन सनातन और हिंदू धर्म पर मुतनाज़ बयान देकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। उन्होंने कहा कि सनातन की सिर्फ मजम्मत नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसे खत्म ही कर देना चाहिए। स्टालिन ने आगे कहा कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना की मजम्मत नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। दिल्ली में लगातार ठंड पड़ रही है और आज भी शीतलहर जारी है। इस दौरान दिल्ली का दर्जे हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है और साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है। आपको बता दें कि अगले 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा और ठंडी हवाओं से परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं तेज ठंडी फिजा अपने चरम पर है। इस वजह से लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड में हवाई जहाज और ट्रांसपोर्ट पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आईजीए एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा हवाई जहाजों ने देरी से उड़ान भरी, जबकि लगभग 6 हवाई जहाजों को कैंसिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के साथ मुल्क के कई बड़े शहरों में येलो अलर्ट जारी है। इसके अलावा कम से कम 60 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिस वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों से लगभग 24 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। राजधानी में अगले 6 दिनों तक आलूदगी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। हवा की धीमी रफ्तार और कोहरे के चलते पॉल्यूशन बेहद खराब कैटेगरी में है। बवाना दिल्ली का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया रहा, जहां AQI 423 दर्ज किया गया है।